हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 9 करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फिल्म थ्योरी। तो मैंने आप लोगों को शुरू किया था थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग थ्योरी। तो फर्स्ट वन वाज वर्नर थ्योरी, सेकेंड वन वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये थर्ड वन दैट इज लास्ट वन क्रिस्टल फिल्म थ्योरी। तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी क्या कहता है? तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी कॉन्सिडर सेंट्रल मेटल आयन एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। क्रिस्टल फिल्म थ्योरी कॉन्सिडर करता है सेंट्रल मेटल आयन को एज ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज अ पॉइंट डायपोल। तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी कॉन्सिडर सेंट्रल मेटल आयन एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज पॉइंट डायपोल। तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी कॉन्सिडर करता है क्या? तो ये सेंट्रल मेटल एज अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और ये लिगेंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज, ये लिगेंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज। और अगर यदि लिगेंड न्यूट्रल है तो उसको पॉइंट डायपोल। डायपोल क्या होता है? तो एक ऐसी स्पेसीज जिसके एक एंड पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज और दूसरे एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड डायपोल। तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी कंसीडर क्या करता है? एजॉम क्या कहलाता है? तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी एजॉम करता है कि ये सेंट्रल मेटल आयन एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और ये सारी जो लिगैंड है ये क्या है? तो पॉइंट नेगेटिव चार्ज है। ये लिगैंड क्या है? तो पॉइंट नेगेटिव चार्ज है। तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी कंसीडर सेंट्रल मेटल आयन एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगैंड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज ए तो पॉइंट डायपोल। एराइज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड। तो जिसके कारण क्या होती है? तो सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में जिसके कारण क्या होती? तो सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में ऑब्वियसली इंट्रैक्शन क्रिएट होती है। सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होती है। तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी एजॉम सेंट्रल मेटल आयन एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगैंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज पॉइंट डायपोल। तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी कंसीडर सेंट्रल मेटल आयन एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होगी, लिगैंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज हो गई, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो पॉइंट डायपोल। जिसके कारण क्या होगी? तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गई आपका, लिगैंड के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज माना, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? तो अट्रैक्शन फोर्स। तो ये करा क्रिस्टल फिल्म थ्योरी कंसीडर सेंट्रल मेटल आयन एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगैंड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज अ पॉइंट डायपोल। एराइज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड। तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी कंसीडर करता है सेंट्रल मेटल आयन एज अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगैंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो पॉइंट डायपोल। जिसके कारण क्या होगी? तो सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी। द रिपल्सिव फोर्स आल्सो एराइज बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल। तो ऑब्वियसली ये सेंट्रल मेटल आयन पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, लिगैंड इज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में क्या हुई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कर द रिपल्सिव फोर्स आल्सो एराइज बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन लिगैंड। रिपल्सिव फोर्स आल्सो एराइज बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल। कह कि इन दोनों, अगर सेंट्रल मेटल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, लिगैंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगी? तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हुई। रिपल्सिव फोर्स आल्सो एराइज बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और लिगैंड। लिगैंड के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, और सेंट्रल मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में क्या होगी? तो रिपल्सिव फोर्स एराइज होगी। मतलब सेंट्रल मेटल की तरफ अगर लिगैंड आता है, अगर सेंट्रल मेटल की तरफ लिगैंड आता है तो सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होती है और सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होती है। सेंट्रल मेटल आयन पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, लिगैंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन हुई। और सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है और लिगैंड के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बीच में क्या हुई? तो रिपल्सिव फोर्स हुई। तो ये जब लिगैंड सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करता, जब लिगैंड सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करता पहुंचता है, तो सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में इंट्रैक्शन होती है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। ड्यू टू डीज इंट्रैक्शन, इस आकर्षण विकर्षण के कारण, ड्यू टू डीज इंट्रैक्शन द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल इज लॉस्ट इन and split into two set of orbitals having different energy is called crystal field spreading energy। तो बेसिकली सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में क्या हो रही है? तो अट्रैक्शन भी हो रही है और रिपल्शन भी हो रही है। तो इस अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण क्या होती है? तो ये जो डी ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी सेम है, डीजेनरेट मतलब क्या होता है? तो सेम एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। डीजेनरेट मतलब क्या होता है? तो सेम एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। डीजेनरेट मींस क्या होता है? तो इन सब की एनर्जी सेम है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो ड्यू टू
ड्यू टू दीज इंटरेक्शन फोर्स, मतलब सेंटर मेटल और लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है। तो इस अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण क्या होती है, तो जो डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो स्प्लिट कर जाता है, विघटित हो जाता है किसमें, तो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में। ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में, मतलब एक अलग समूह में, ये अलग समूह में। तो इसी को कहा जाता है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। इसी को क्या कहा जाता है, तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। इसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। और इसके बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होती है उसे कहा जाता है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑब्वियसली जैसे यहां पर अगर 6 लिगैंड अप्रोच करेगा, अगर 6 लिगैंड अप्रोच करेगा सेंटर मेटल आयन की तरफ, तो ऑब्वियसली तो जो स्प्लिटिंग होगी, जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, और जिसे हम कहेंगे क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओ मींस क्या, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर यहां टी लिखा रहता तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फिल थ्योरी कंसीडर करता है सेंटर मेटल आयन एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, लिगैंड एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज, या कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज ए पॉइंट डायपोल, जिसके कारण सेंटर मेटल और लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन होती है। लिगैंड के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, सेंटर मेटल के ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके कारण इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होती है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मतलब सेंटर मेटल आयन की तरफ जब लिगैंड अप्रोच करता है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है। ड्यू टू दीज इंटरेक्शन फोर्सेस, जो डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंटर मेटल, ये डीजेनरेसी क्या होती है, तो डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होती है, तो डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो जब लिगैंड अप्रोच करता सेंटर मेटल आयन के बीच की तरफ, जब लिगैंड अप्रोच करता सेंटर मेटल आयन की तरफ, जब लिगैंड अप्रोच करता सेंटर मेटल आयन की तरफ, तो क्या होती है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन होती है, जिसके कारण ये जो इस सब की एनर्जी सेम होती, ये सब की एनर्जी सेम है, इन सब ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। लेकिन जैसे लिगैंड अप्रोच करता सेंटर मेटल आयन की तरफ, तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन बढ़ता है, जिसके कारण क्या होती है, तो डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी पहले थोड़ी सी इंक्रीज करती। पहले ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल आयन है, मतलब इसकी तरफ कोई लिगैंड अप्रोच नहीं करा, ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन। फ्री मेटल आयन मतलब इसकी तरफ, मतलब सेंटर मेटल की तरफ अगर कोई लिगैंड अप्रोच नहीं कर रहा, तब ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है, मतलब इन सब की एनर्जी क्या है, तो सेम है। लेकिन जैसे ही लिगैंड सेंटर मेटल आयन की तरफ अप्रोच करता है, तो पहले डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज करती है, और फिर ये स्प्लिट कर जाता है दो सेट में। एक सेट जैसे dx बाई डी बाई जेड, डी एक्स जेड को कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। ये dx बाई डी बाई जेड, डी एक्स जेड को कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। ये dx बाई डी बाई जेड, डी एक्स जेड को कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। और ये dx स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को कहा जाता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो ये T2G और EG जो टर्म है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिराइव्ड है। ये T2G और EG जो टर्म है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिराइव है। तो बेसिक ये आपका डी ऑर्बिटल्स है इन फ्री मेटल आयन। ये डी ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी सेम है, मतलब डी जनरेट है, डी जनरेट मींस सेम एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स है फ्री मेटल आयन में। लेकिन जैसे लिगैंड फ्री मेटल आयन की तरफ अप्रोच करता है, तो इंट्रैक्शन होती है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है, जिसके कारण डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पहले थोड़ी सी इंक्रीज करती है, और फिर दो सेट में, दो समूहों में ये टूट जाता है। एक सेट दैट इज dx बाय डी बाय जेड, डी एक्स जेड को कहा जाता है T2J सेट ऑफ ऑर्बिटल, और ये dx स्क्वायर बाय स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को कहा जाता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। और इस जो स्प्लिट कर गया दो सेट में, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। और इसके बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस है, इन दोनों सेट के बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। अगर 6 लिगैंड अप्रोच करेगा, तब इसके बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होगी, उसे हम लोग कहेंगे क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा नॉट, ओ मींस ऑक्टाहेड्रल, ओ मींस ऑक्टाहेड्रल। अगर डेल्टा टी लिखा रहता तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा नॉट क्या है, तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो crystal field theory consider center metal ion as point positive charge and ligand as a point negative charge and neutral molecule as a point dipole, due to which electrostatic attraction between center metal ion and ligand arises। तो सेंटर मेटल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, लिगैंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। ऑब्वियसली लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑन लिगैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेंटर मेटल के बीच में रिपल्शन होती है। तो सेंटर मेटल और लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है। तो ड्यू टू दीज इंट्रैक्शन फोर्सेस, ड्यू टू दीज इंट्रैक्शन फोर्सेस, इस इंट्रैक्शन फोर्सेस के कारण जो डीजनरेसी है डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिट कर जाती है दो सेट में। ऑब्वियसली ड्यू टू
अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, मतलब सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्सन भी हो रही है। तो इस अट्रैक्शन रिपल्सन के कारण, इस इंट्रैक्शन फोर्स के कारण जो डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो स्प्लिट कर जाती है दो सेट में। एक को कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल और दूसरे को कहा जाता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और इसके बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो सेट और ये जो सेट, ये जो समय और ये जो सेट बनी, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होती है उसी को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओ मींस ऑक्टाहेड्रल और टी मींस टेट्राहेड्रल। तो बेसिक जब सेंट्रल मेटल आयन की तरफ लिगेंड अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्सन भी होती है। ड्यू टू दीज इंट्रैक्शन प्रोसेस जो डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो स्प्लिट कर गई दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में, जिससे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और इसके बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होती है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड डेल्टा टी से फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखें, dx by d by z dxz सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। dx by d by z dxz को कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर को कहा जाता है सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो इसे कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, और dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर को कहा जाता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। जो T2G और EG टर्म से डिराइव फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो T2G और EG ये टर्म कहां से आया? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया है। तो बस सिंपल ध्यान रखना है कि जब सेंट्रल मेटल आयन की तरफ लिगेंड अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन होती है, जिसके कारण जो डीजेनरेसी होती है सेंट्रल मेटल आयन की लॉस कर जाती है, स्प्लिट कर जाता है दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में। एक को कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल और दूसरे को कहा जाता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसके बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर रहेगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर टेट्राहेड्रल रहा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेगा तो उसमें जो स्प्लिटिंग होगी दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और जब 4 लिगेंड टेट्राहेड्रली अप्रोच करेगा उसमें जो स्प्लिटिंग होगी क्रिस्टल डी ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिए, T2G और EG सेट, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल dx स्क्वायर dx बाय d बाय z dx z को कहा जाता है T2G, और dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर को कहा जाता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान दीजिए, नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान दें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब 6 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल की तरफ ऑक्टाहेड्रली। ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल है, इसकी तरफ 6 लिगेंड अप्रोच कर रहा है ऑक्टाहेड्रली। जब 6 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल की तरफ ऑक्टाहेड्रली तब क्या होता है? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब 6 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली तो क्या होता? तो जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल मींस dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर। तो जब कह रहा है कि 6 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, जब 6 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, जब 6 लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, तब क्या होती है? तो जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल मतलब dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर, इसके ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है। तो EG सेट के ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जबकि T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल के पास ऊपर कम रिपल्सन लगती है। तो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जिसके कारण जो इसकी एनर्जी होती है, इसकी जो एनर्जी होती है इंक्रीज कर जाता है, मतलब EG सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर गई और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज कर गई। तो ये कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या हुआ? तो ऐसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल आयन की तरफ 6 लिगेंड अप्रोच करेगी ऑक्टाहेड्रली, वैसे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होती है उसके ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जिसके कारण जो एनर्जी होता है EG ऑर्बिटल्स की इंक्रीज कर जाता है। कितना से? तो याद रखिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी होती है किसकी? EG ऑर्बिटल्स इंक्रीज कर जाता है किससे? तो 0.6 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ऑब्वियसली जब 6 लिगेंड अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, तो पहले तो ये डीजेनरेट था, मतलब इन सबकी एनर्जी सेम थी, ओरिएंटेशन डिफरेंट थी, लेकिन जैसे जैसे अप्रोच करता गया तो जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है थोड़ी सी इंक्रीज कर गई।
इंक्रीज करी, फिर ये क्या हुआ तो स्प्लिट कर गया दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में, दैट इज dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर अलग हो गई और dx बाय dy z dx z अलग हो गई। इसे हम कह रहे हैं eg सेट ऑफ ऑर्बिटल, इसे कह रहे हैं t2g सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो जब 6 लिगेंड अप्रोच करता है, जब 6 लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, तब क्या होती है तो जो eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है उसके ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है और t2g पर कम लगती है। मतलब dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगा और ये dx बाय dy z dx z के ऊपर कम रिपल्सन लगता है, जिसके कारण क्या होती है तो जो eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो 0.6 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। मतलब यहां से जो हुआ ये आपका अगर जीरो लेवल मान लीजिए, यहां पर ये जीरो हो गई, अगर ये जीरो हो गई, ये आपका जीरो लेवल है, तो यहां से क्या हुआ तो यहां से 0.6 टाइम्स क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ गई और यहां से 0.4 टाइम्स क्या हो जाता तो घट जाता, यहां से 0.6 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ गई। मतलब यहां से यहां की एनर्जी का डिफरेंस कितना हो गया तो 0.6, ये आपका कह सकते हैं प्लस ये क्या तो 3.5 मतलब 0.6 डेल्टा नॉट, ये आपका क्या हो गया तो ये माइनस हो गया कितना तो ये माइनस हो गया कितना तो 2/5 मतलब 0.4 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जब 6 लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ऑक्टाहेड्रली, तो जो ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं उसके ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगता है, जिसके कारण ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है कितना टाइम से तो 0.6 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जबकि T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती तो घट जाता, नेगेटिव हो जाती है कितना से तो 0.4 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जिसके कारण इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है 0.6 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी, जबकि T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर कम रिपल्सन लगता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है 0.4 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी। इट इज कॉल्ड क्रिस्टल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कॉन्सेप्ट तो यही है कि जब सेंट्रल मेटल आयन की तरफ लिगेंड अप्रोच करता है तो डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑब्वियसली खत्म हो जाती है, स्प्लिट कर जाता है दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में, एक को कहा जाता है T2g, दूसरे को कहा जाता है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जिसके कारण इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है 0.6 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी, जबकि T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है 0.4 टाइम्स ऑफ व्हाट तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखनी है। इट इज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगी तो 4 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ टेट्राहेड्रली। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ टेट्राहेड्रली। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड अप्रोच करेगा जब सेंट्रल मेटल आयन की तरफ टेट्राहेड्रली, तो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन भी होगी और रिपल्सन भी होगी, मतलब इंट्रैक्शन होगी। तो इस इंट्रैक्शन के कारण जो डी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल आयन है वो पहले इंक्रीज करेंगे। बेसिकली जब लिगेंड अप्रोच करेगा सिमेट्रिकली मतलब एक समान से, जब लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल, जब 4 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, जब 4 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, जब 4 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ सिमेट्रिकली, तो पहले डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है इंक्रीज कर जाती, फिर ये जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट कर जाता है 2 सेट में, एक दैट इज 2Tg सेट ऑफ ऑर्बिटल और दूसरी Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो जब 4 लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ टेट्राहेड्रली, तो पहले डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है सिमेट्रिकल फील्ड में वो थोड़ी इंक्रीज कर जाती, फिर स्प्लिट कर जाता, विघटित हो जाता 2 सेट में। एक सेट को कहा जा रहा है 2Tg सेट ऑफ ऑर्बिटल और दूसरे Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो जब 4 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ टेट्राहेड्रली, तो ये देखा गया है कि जो 2Tg सेट ऑफ ऑर्बिटल उल्टा यहां पर होता है, यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से उल्टा जो T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होती है उसके ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगता, जो 2Tg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है उसके ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है। जो 2Tg सेट ऑफ ऑर्बिटल दैट इज dx बाय dy z dx z जो ऑर्बिटल है T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जिसके कारण जो 2Tg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती वो हायर हो जाती है, जबकि Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी ऑब्वियसली लोअर हो जाती है। तो ये कह रहा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो T2g इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो T2g ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होती है उसके ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगता है, जिसके कारण
देन इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल, जिसके कारण जो एनर्जी होती है 2d सेट ऑफ ऑर्बिटल की वो हायर हो जाती है। कि कितना हायर हो जाता है, तो 0.4 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब कुल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का 0.4 टाइम्स क्या हो जाता, तो हायर हो जाता है, उल्टा होता है यहाँ पर। ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जिसके कारण जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता उसकी एनर्जी 0.4 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। डेल्टा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, टी मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा टी मतलब क्या हुआ, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे डेल्टा नॉट मतलब क्या हुआ, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब 4 लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ टेट्राहेड्रली, तो ऑब्वियसली ये जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होती है सेंट्रल मेटल की, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल स्प्लिट कर जाता है किसमें, तो 2 सेट में, दैट इज T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो T2G ऑर्बिटल्स होता है उसके ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जिसके कारण जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होती है उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है कितना से, तो 0.4 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी and increases by 0.4 times of crystal field splitting energy, and crystal field splitting energy get increased by 0.4 times of crystal field splitting energy, and EG set decreases by, और EG set की जो एनर्जी होती है, एंड एनर्जी ऑफ EG set, और जो एनर्जी होती है किसकी, तो ऑफ EG सेट ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेज बाय 0.46 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये उल्टा हो जाता है। तो ये जनरली हम लोग को जो क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी कभी आता है। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगता है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगता है। तो बेसिकली अगर EG के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, तो 0.6 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज कर जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जबकि ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उल्टा हो जाता है। यहाँ पर T2G के ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगती है, जिसके कारण इसकी एनर्जी 0.4 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जबकि EG का डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ध्यान रखें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होती है किसमें, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। या कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है किससे, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कम होता है क्योंकि कम लिगेंड अप्रोच कर रहा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, तो 4 ही लिगेंड अप्रोच करता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, तो 6 लिगेंड अप्रोच करता है, जिसके कारण जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होती है। ज्यादा लिगेंड अप्रोच करेगा तो ज्यादा इंटरेक्शन होगी, ज्यादा अट्रैक्शन रिपल्सन होगी, जिसके कारण क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती है किससे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होती है वो लेसर होती है किससे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो कितनी होती है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है 4/9 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर्स, तो फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ लिगेंड। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है उसकी बीच के जो डिफरेंस है किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो किन किन बातों पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ लिगेंड। तो पहली फैक्टर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करता है दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड। तो जो मोर बेसिक लिगेंड होती है, मोर बेसिक लिगेंड मतलब जो गुड डोनर होता, तो कौन सी लिगेंड गुड डोनर होंगी, तो जिसकी साइज बड़ी होगी, ओबीसी जिसकी साइज क्या होगी, तो बड़ी होगी। तो जो मोर बेसिक लिगेंड होती है या लिगेंड विथ गुड सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर हैव हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब वह लिगेंड
जो गुड सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होता है, मोर बेसिक लिगैंड, और कहते हैं वह लिगैंड जो मोर बेसिक लिगैंड होती हैं, और कहते हैं कि वह लिगैंड जो गुड सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होता है उसकी क्रिस्टल फ्री स्पिनिंग एनर्जी हायर होती है। तो मोर बेसिक लिगैंड मतलब वह लिगैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो जो मोर बेसिक लिगैंड होती है और ये लिगैंड विथ गुड सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होती, उसकी क्रिस्टल फ्री स्पिनिंग एनर्जी हायर होती। तो बेसिक जो गुड सिग्मा जो स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग भी ज़्यादा करेगा। तो ये करा कि मोर बेसिक लिगैंड या कि लिगैंड विद गुड सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर हैव हायर क्रिस्टल फ्री स्पिनिंग एनर्जी। लिगैंड्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फ्री स्पिनिंग। कर रहे लिगैंड को, और बेसिक अब अलग अलग लिगैंड की अलग अलग फील्ड स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग लिगैंड की अलग अलग क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग देगा। तो अब बेसिक एक्सपेरिमेंटली सारे लिगैंड की क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली गई और उसे अरेंज कर दिया गया, सजा दिया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली क्या है, तो अरेंजमेंट है लिगैंड की इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी। तो लिगैंड्स जो मोर बेसिक होता है या कहते हैं जो गुड सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, मतलब वह लिगैंड जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, वो क्या करता है, स्प्लिटिंग ज्यादा करता है। तो बेसिक अलग अलग लिगैंड की अलग अलग डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसके कारण जो क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग होगी वो अलग अलग होगी, हर लिगैंड का अलग अलग क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। तो कह रहे लिगैंड आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी। कह रहे लिगैंड को अरेंज कर दिया गया किससे, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग, कहलाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ सम लिगैंड, कुछ लिगैंड का क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी आई माइनस की क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग सबसे कम होती है, उससे ज्यादा बी आर माइनस, उससे ज्यादा सी एल माइनस, उससे ज्यादा एफ माइनस एंड सो ऑन। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सी एन माइनस और सी ओ इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। जो सी एन माइनस और सी ओ होता है ये सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर होता है, मतलब सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। मतलब जो ईजी और 2d सेट ऑफ ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी की गैप क्रिएट करता है वो सबसे ज्यादा करता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, या इसे कहा जाता है लो स्पिन लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लो स्पिन लिगैंड। तो वह लिगैंड जो मोर बेसिक इन नेचर होती है कि गुड सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है, वो ज्यादा क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग क्रिएट करता है। तो लिगैंड को अरेंज कर दिया गया, सजा दिया गया है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग, कहलाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ सम लिगैंड्स, कुछ लिगैंड का क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी ऑर्डर है आई माइनस की, लेसर बी आर माइनस एंड सो ऑन। इसमें आप देख सकते हैं सी एन माइनस और सीओ की जो क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग है वो सबसे ज्यादा है। इसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और इधर वाले को कहा जाता है बिग फील्ड लिगैंड, और बीच वाले को क्या कहा जाता है, तो मिड फील्ड लिगैंड। तो ऑब्वियसली ये इधर वाली होगी बिग फील्ड लिगैंड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ये ऑब्वियसली बिग फील्ड लिगैंड क्या करता है, तो ऑब्वियसली कम क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग करता है, कम क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग करता है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करे, तो ज्यादा क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग करता है। तो जो ज्यादा करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और जो कम करता है उसे हम कहते हैं बिग फील्ड लिगैंड। इसे माइनस और सीओ क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। इन सीरीज द मिड फील्ड लिगैंड, न स्ट्रॉन्ग न बिग। सम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है और सम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बिग फील्ड की तरह बिहेव करता है एनएस सीरीज। तो ये सारा बिग फील्ड लिगैंड हो गई, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये मिड फील्ड। सेकेंड फैक्टर जो क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी सेंटर मेटल आयन के ऊपर, उतनी ज्यादा सेंटर मेटल आयन और लिगैंड के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग भी उतनी ज्यादा होती है। तो सेकेंड फैक्टर जो क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। तो मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल हैव हायर क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटर मेटल आयन की होगी उतनी ज्यादा सेंटर मेटल आयन और लिगैंड के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, जितनी ज्यादा आकर्षण बल और विकर्षण होगा, उतनी ज्यादा क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग होती है। तो ऑब्वियसली मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन या मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल हैव हायर क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग। थर्ड वन ज्योमेट्री ऑफ और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंटर मेटल। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लिगैंड सेंटर मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेगा,
उतनी ज़्यादा क्रिस्टल फिल स्प्रेडिंग होगी। मतलब आप कह सकते हैं जो क्रिस्टल फिल स्प्रेडिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के। यही कारण है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फिल स्प्रेडिंग होती है वो ज़्यादा होती है किससे, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ लिगेंड अगर अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरफ तो ऑब्वियसली क्रिस्टल फिल स्प्रेडिंग क्या होगी, तो ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली थर्ड फैक्टर जो क्रिस्टल फिल स्प्रेडिंग को अफेक्ट करता है दैट इज ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्रिस्टल फिल स्प्रेड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के। यदि मोर नंबर ऑफ लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेगा तो क्रिस्टल फिल स्प्रेडिंग क्या होगी, तो ज्यादा होगी। ठीक है, यही कारण कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फिल स्प्रेडिंग ज्यादा होती है किससे, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d orbitals of octahedral and tetrahedral complexes। ठीक है, ओके, बाय।